हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा अपना न्यू लेक्चर नंबर 3 है ऑक्सीजन फैमिली 6th ए ग्रुप के अंदर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे तो आपको रिकॉल कराता हूँ बेटा। हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हमने ये पढ़ा था कि जितने भी ग्रुप 16 वाले जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये ऑक्सीजन से हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं। और EX2, EX4 और EX6 टाइप के 3 टाइप के क्या बनाते हैं बेटा, हैलाइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो कोवेलेंसी है वो 2, 4, 6 है। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया था। फिर हमने स्टेबिलिटी की बात की थी कि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो फ्लोरीन के साथ ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी। इसलिए अपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था कि SF2, SCl2, SBr2 और SI2 है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। फिर हमने बात की थी कि जो EX6 टाइप के हैलाइड्स होंगे उसमें केवल X=F है ना, F के साथ स्टेबिलिटी आएगी, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, SBr6 एग्जिस्ट नहीं करता, Si6 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिर हमने बात की थी बेटा SF4 की कि SF4, SeF4 और TeF4 है ना। तो SF4 कैसा होता है बेटा, गैस। SeF4 लिक्विड है और TeF4 कैसा था अपना, है ना, तो वो सॉलिड स्टेट में था। क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेंगे तो उनकी स्टेट चेंज होती जाएगी, बट जितना ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन होगा स्टेट चेंज होगी। उसके बाद हमने देखा था कि जो SF या EF4 टाइप के हैलाइड्स होते हैं वो सीशोर टाइप के स्ट्रक्चर होता है उनका, है ना। उनके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर होता है। ये तो बॉन्डिंग से हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो देखें, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स और हेक्साफ्लोराइड्स। यहाँ बात किसकी हो रही है बेटा, तो जितने भी EX है ना, EF6 होंगे, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर। सारे देखो, अपन ने देखा कि जो टेट्राफ्लोराइड है वो कैसे है, वो सल्फर तो कैसा है बेटा, गैस है, SF4 है ना। सेलेनियम S4 कैसा है, लिक्विड है, और TF4 कैसा है बेटा, सॉलिड है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर, दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। स्टैक नंबर 6 हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आप समझते होंगे बेटा, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। बॉन्डिंग पढ़ा होगा आपने। SF6 का एग्जाम्पल हम लेते हैं, SF6 तो सल्फर, तो ये तो इसी प्लेन पर होंगे, एक स्क्वायर प्लेनर होगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन ऊपर होगा और एक फ्लोरीन नीचे होगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप, ये इसी प्लेन पर है, ये ऊपर और ये नीचे। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजंस है ना, क्योंकि स्टेरिक रीजंस की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग इसकी वजह से ये कैसा है, एक्सेप्शनली स्टेबल है। अच्छा, SCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना। हमने ये भी डिस्कस किया था बेटा कि SF6 का फर्दर हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। यही स्टेरिक की बात हो रही है, क्योंकि इससे ज्यादा ये एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो स्टेबल है। ओके, वाटर में ब्रेक नहीं करेगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, मतलब कि कैसा है बेटा, स्टेबल है। तो हमने ये बात कर ली थी। अब यहाँ पर देखें, एक पॉइंट में ले रहा हूं, इसी के अंदर हैलाइड्स के अंदर ही है ना, इंपॉर्टेंट से बेटा हैलाइड्स अपने लिए। जैसे मैं बात करूं बेटा OCl2 की, है ना, OCl2, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन तो -2 होगा, क्लोरीन प्लस में चार्ज होगा, तो क्लोरीन है ना, क्लोरीन फर्स्ट ऑक्साइड, क्लोरीन फर्स्ट ऑक्साइड, ना कि क्लोराइड। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं है ना, तो क्लोरीन और ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से ज्यादा है, बट क्लोरीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो अगर सल्फर के साथ क्लोरीन बनाएगा तब तो हम उसको क्लोराइड कहेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तब वो ऑक्साइड होगा, क्योंकि आइड हम किसमें लगाते हैं, सफिक्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, जैसे है ना NO2 बोला तो अपन ऑक्साइड वहां वर्ड यूज किया था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये क्लोरीन फर्स्ट ऑक्साइड होगा, ना कि ऑक्सीजन क्लोराइड है ना। ऑक्सीजन क्लोराइड कहना क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रॉन्ग होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें हैलाइड्स पे देखते हैं कि दे फॉर्म मोनोहैलाइड्स है ना, मोनोहैलाइड्स। ये मोनोहैलाइड्स भी फॉर्म करते हैं। देखो कैसे, क्योंकि अगर हम इसमें जैसे सल्फर के लिए ले लें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 1 2 3 4, इनके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयर कर लिया क्लोरीन के साथ, तो ये HCl बना सकते हैं।
लेकिन क्योंकि अभी इनके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो दो मॉलिक्यूल जो होंगे HCl के वो क्या होंगे बेटा, डाइमराइज होंगे, है ना, वो डाइमर फॉर्म करेंगे और H2Cl2 के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मोनोमर बनाते हैं बट उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं बेटा, डायमर के फॉर्म में, मतलब दे एग्जिस्ट इन द डायमेरिक फॉर्म। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि देयर डायमर डिस्प्रपोर्शनेट ऑन हीटिंग, है ना, मतलब अगर हम इनको गर्म कर दें तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है। जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी से लेते हैं बेटा, Fe2Cl2, है ना, इसको अगर मैंने हीट किया तो ये बनाता है बेटा AgCl4 प्लस Fe। अभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो इस पे आएगा +1, है ना, हीट किया तो किसमें चला गया, +4 में, और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये जो रिएक्शन है हमारी वो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये थे अपने हैलाइड्स, ओके, और इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, आप नोट करें। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंपाउंड्स पे आते हैं। तो पहला कंपाउंड है बेटा हमारा डाइऑक्सीजन, है ना, और इसमें हम वही 3 पॉइंट लेंगे, पहले प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज और यूजेस, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं बेटा प्रिपरेशन मेथड में, पहला मेथड है बाय हीटिंग KClO3 KClO4 पोटेशियम परक्लोरेट, K2Cr2O7 KMnO4 एंड KNO3, किसी को भी हीट कर दो तो हम O2 बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे कंपाउंड्स को हीट करने पर O2 मिलता है, लेकिन क्या होता है कि उनके साथ साथ हमें कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट भी मिलता है। वोलेटाइल प्रोडक्ट का मतलब कि बेटा O2 गैस है और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा, बाय प्रोडक्ट होगा, वो भी गैस होगा, तो O2 प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी। तो हम वो रिएक्शन चूज करेंगे, ठीक है, वो रिएक्शन चूज करेंगे जिसमें कि आपको जो दूसरा बाय प्रोडक्ट मिले वो किस फॉर्म में मिले बेटा, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? देखो, बाय हीटिंग ऑफ KClO4, अगर आप हीट करते हो KClO4 को, ठीक है, तो क्या होगा हीटिंग इफेक्ट में, KCl प्लस O2 एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज K2Cr2O7। ठीक है, अब देखो K2Cr2O7 ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको अपन डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे। इसके अगर हम हीटिंग करते हैं तो पहले तो हमें मिलता है K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, है ना, O2 गैस, ये कैसा होगा बेटा, सॉलिड और ये सॉलिड। यहाँ पर KMnO4, ठीक है, KMnO4 को अगर हम हीट करें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा बेटा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, है ना। अच्छा, इसमें भी ये जो भी कंपाउंड्स हैं ये भी सारे कैसे होंगे बेटा, सॉलिड स्टेट में, मतलब O2 ही एकमात्र आपका वोलेटाइल गैसेस प्रोडक्ट होगा, बाकी सारे रेसिड्यू के फॉर्म में मिलेंगे। लास्ट रह गया बेटा अपना क्या, KNO3, हीट किया तो KNO2 सॉलिड प्लस O2, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और बहुत बेसिक से आसानी से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है, ठीक है, हीटिंग ऑफ, नेक्स्ट प्रिपरेशन है हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड्स। ठीक है, हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड्स, जैसे मान लीजिए मैंने लिया PbO4। अब लेड की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +2, बट यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में। तो मैं हीट करूंगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये +2 में आ जाए और स्टेबल हो जाए, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, रिलीज कर देगा। अच्छा, PbO किस फॉर्म में होगा, सॉलिड, तो जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है आपका वो केवल क्या है, ऑक्सीजन, O2 प्योर ऑक्सीजन फॉर्म होगी, PbO4। और क्या ले सकता हूं मैं, देखो यहां पर लिया मैंने Pb2O3, है ना, हीट किया। अब Pb2O3 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें
PVO डॉट PVO, सॉरी ये PVO2 होगा बेटा, है ना, गलत कर दिया था, PVO2, तो PVO2। ओके, तो अब देखो इसमें ये तो +2 पर है बट ये +4 पर है, तो इसमें भी PVO2 है, हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, PVO प्लस O2। अगर मैं ले लूं PV3O4, ये भी हायर ऑक्साइड है ना, इसमें भी इसका मतलब क्या है बेटा, 2PVO डॉट PVO2। देखो 3 PV हो गए और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, इसमें भी PVO2 है, तो हीट करने पर हमें PVO मिलेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी सभी में, है ना। इसमें भी एक लास्ट हम क्रोमिक ऑक्साइड ले सकते हैं, CrO5। ठीक है, ये हमारा CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपको याद होगा, रेडॉक्स में पढ़ा हुआ है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये है क्या, ये है क्रोमिक पर ऑक्साइड, क्रोमिक पर ऑक्साइड। इसको हीट करेंगे, पर ऑक्साइड लिंकेज होगा तो टूटेगा, तो Cr2O3 बनेगा बेटा, Cr2O3 प्लस O2 गैस, है ना। ये कलर कैसा होता है इसका, ग्रीन। तो CrO5 को हीट करने पर स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा आपको, है ना, C डबल बॉन्ड O O O O O O, पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, वीक लिंक बॉन्ड होगा, आसानी से टूटेगा हीट करने पर। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया हीट करके हम कुछ कंपाउंड्स को कैसे अपना एकमात्र वोलेटाइल प्रोडक्ट ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड होगा, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बेटा हीटिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स, है ना, हीटिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। जैसे मान लीजिए अपने पास Ag2O है ना, सिल्वर का ऑक्साइड है सॉलिड। अब इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो बहुत कम होगी। ठीक है, ऑक्साइड बना तो लिया, तो हम जैसे ही इसको हीट करते हैं केवल 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या होता है, Ag सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है और O2 गैस रिलीज कर देता है ना। इसी तरह से और लो रिएक्टिव मेटल की बात करें तो HgO है बेटा, है ना, हीट करें तो Hg, है ना, ये बैठ जाएगा और O2 गैस रिलीज हो जाएगी। देखो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल हैं, इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो अगर हम इनको हीट करें थर्मली, ये क्या होंगे बेटा, डिकम्पोज हो जाएंगे और मेटल हमें मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस क्या होगी बेटा, रिलीज हो जाएगी। अच्छा, AU और PT, गोल्ड और प्लैटिनम तो ऑक्साइड बनाते नहीं है, तो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अपनी नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सिल्वर और मरकरी का ऑक्साइड यूज करते हैं ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट में ले रहा हूं, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है H2O2, ये डिसोसिएट हो जाता है, अनस्टेबल है, इसमें क्या है, पेरोक्सी लिंकेज है, तो ये क्या देता है बेटा, वाटर लिक्विड प्लस O2 गैस, है ना, डिकम्पोज होके H2O2 O2 गैस देता है। फिफ्थ में क्या ले सकता हूं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्कलाइन वाटर। देखो वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो कैथोड है, कैथोड उस पर तो हमें H2 गैस मिलती है और एनोड पर O2 गैस मिलती है। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में ले रहा हूं 6, इसमें कौन सा मेथड रह गया हमारा, हीटिंग हो गई, डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ, इंडस्ट्रियल मेथड बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, बताओ, तो इंडस्ट्रियल मेथड की बात हम कब करेंगे, जब हमें सस्ती O2 बनानी हो, है ना, इंडस्ट्रियल यूज के लिए O2 बनानी हो। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हम क्या लेते हैं बेटा, एयर लेते हैं और उसका लिक्विफिकेशन कर देते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। जब हमने एयर का लिक्विफिकेशन किया तो हमें N2 मिलती है और O2 मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में, है ना, लिक्विड फॉर्म में। और फिर हम इसमें कर देते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो क्योंकि N2 का मास कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, तो N2 तो पहले उड़ जाएगा गैसियस फॉर्म में और रह क्या जाएगा बेटा, O2 लिक्विड। ठीक है, तो N2 अलग हो गया बट O2 लिक्विड मिल गया हमें, और इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो O2 भी हमें गैसियस फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये सारे मेथड्स थे हमारे ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं किसमें बेटा, प्रॉपर्टीज पर। देखो
डाइऑक्सीजन O2 इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, है ना। देखो एयर में मेनली क्या है अपने पास है 21% या 20% ऑक्सीजन। तो कैसी गैस होती है बेटा, कलरलेस एक तो, है ना, एयर का कोई कलर हमें दिखाई नहीं देता, और कैसी है, ऑर्डरलेस। नेक्स्ट आते हैं हम स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, है ना, क्योंकि ये नॉन पोलर गैस है तो वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, बट इसकी जितनी भी सॉल्युबिलिटी है उसकी हेल्प से एक्वेटिक एनिमल्स, है ना, सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ये कैसी है बेटा, नॉन पोलर गैस है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्रॉपर्टीज में, ऑक्सीजन हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोप्स आप जानते होंगे जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम। तो ऑक्सीजन के 3 स्टेबल आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 16, 17 और 18। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक इज बीइंग पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था बेटा कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बीबीटी वो O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तब अपन ने क्या किया, MOT लाए, और MOT से हमें पता चलता है कि इसमें इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बेटा, अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए O2 इवन इलेक्ट्रॉन है बेटा। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर भी O2 कैसा होता है ना, पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपको याद होगा इवन वाले कौन कौन, B2 10 इलेक्ट्रॉन वाला, O2 16 इलेक्ट्रॉन वाला, और S2 32 इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब 10, 16 और 32 10, 16, 32 इलेक्ट्रॉन वाले इवन नंबर वाले भी कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन है वो सब कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन इवन में 10, 16, 32 मतलब B2 और O2 और S2 कैसे होंगे आपके पास, तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज को, तब तक अब यहां तक नोट डाउन करो। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा आपने, हमने 4 प्रॉपर्टी कर ली है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ये सब बहुत बेसिक चीज है, एनसीईआरटी से भी आप रीड कर सकते हो, और नोट डाउन जरूर करते जाएं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता है बेटा, O2 डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल्स। ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स और नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाती है और ऑक्साइड्स बना सकती है बेटा, है ना। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स, है ना। जैसे हमने अभी बात की थी बेटा AU और PT, है ना, ये नोबल मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते और नेगेटिव फॉर्म में रहते हैं। यहीं पर हम अगर सब कुछ नोबल गैसेस की बात करें, है ना, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, बाकी हम पढ़ेंगे इस जीनोन ऑक्साइड बनाता है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, कुछ नोबल गैसेस भी क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक। देखो O2 के साथ जैसे हम कार्बन को रिएक्ट करें या मीथेन को रिएक्ट करें तो क्या होगा, CO2 वाटर बनेगा और बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज छोटा होने की वजह से जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, रिलीज एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो फाइनली एनर्जी रिलीज होगी और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, हाईली जबरदस्त क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वही पॉइंट है, नोट डाउन कर लें। Its combination with other element is often strongly exothermic which helps in sustaining the reaction। जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में, कि देखो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव है तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, डेल्टा G बेटा गिव्स एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। आगे आता है, टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखो जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है। डेटा भी लिखा है मैंने, डेटा याद नहीं रखना है बेटा आपको। 493.4 किलोजूल पर मोल, इतनी हाई एनर्जी है डिसोसिएशन के लिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को इनिशिएट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनिशिएशन एनर्जी यहाँ देनी पड़ती है। तो वही चीज है, बोलिए, टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज वेरी हाई, है ना, 493.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी सारी प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद यूजेस अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो ये बेटा अपना ऑक्सीजन फैमिली में 6th ग्रुप में लेक्चर नंबर क्या है बेटा 3, है ना, यहीं पर अपन एंड करते हैं। फिर आप रिवाइज करो बेटा, स्टडी करते रहो। ओके।